अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहाँ से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। समर अपना सर पकड़ती हुई, तो तुम मानोगी नहीं। मैंने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए ना में गर्दन हिला दी। हालांकि मैं असल में समर से ये पूछना चाहती थी कि वो अजीब से हसीना के साथ क्या कर रहा था, मगर शायद वो पूछने से सही वक्त नहीं था। सो मैंने समर के उसके बारे में ही पूछने का फैसला किया। समर ने गहरी सांस ली, मानो सोचने की कोशिश कर रहा हो क्या बात कहाँ से शुरू की जाए। समर, मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पापा मुझसे कभी कभी मिलने हमारे घर आया करते थे, मगर फिर कुछ भी वक्त बाद वापस भी चले जाते थे। दरअसल उन्होंने मेरी मॉम से शादी अपने घर वालों के मर्जी के खिलाफ की थी। उनकी फैमिली में स्पेशली मेरे दादाजी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। मॉम एक आर्टिस्ट थी और म्यूजिक बैंड वीडियोज वगैरह के छोटे मोटे रियोल करती थी। यही बात मेरे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था लोगों को पता चलेगा कि उनका और पापा का कोई भी रिश्ता है तो उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। पापा ने अपनी फैमिली को बिना बताए मॉम से शादी की थी, ये सोचकर कि बाद में सबको मना लेंगे। ये सब मुझे मॉम ने बाद में बताया, जब मैंने उनसे बार बार पूछना शुरू किया कि पापा हमारे साथ क्यों नहीं रहते। पापा कभी हमें अपने साथ अपने घर लेकर नहीं गए। शायद वो डरते थे कि वहाँ सब लोग हमसे बदसलूकी करेंगे। जब उनके घर वालों को हमारे बारे में पता चला तो मेरे दादाजी को बेहद गुस्सा हो गए। उन्होंने कुछ लोगों को हमारे घर हमें धमकाने के लिए भेजा। उन्होंने आकर पूरे घर की बुरी तरह तोड़फाड़ की। मैं और मेरी छोटी बहन सेजल दोनों मॉम के पीछे छुपे खड़े थे। बस तोड़फोड़ के दौरान न जाने कब शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गई। मॉम ने पापा को कॉल कर सारी बात बताई। हमें बचाने की कोशिश में उन्होंने मुझे किसी तरह खिड़की से बाहर धक्का दे दिया, मगर ना तो वो खुद बाहर आ पाई और ना ही सेजल को वहां से बाहर निकाल पाई। उससे पहले ही किचन में पड़े गैस सिलेंडर में एक जोरदार धमाका हुआ और घर की कई दीवारें बराबर गिर गई। कुछ हिस्सा मेरे ऊपर भी गिरने से मेरे सिर पर चोट लगी और मैं बेहोश हो गया। उस दिन का बाद मैं अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाया। जब मुझे होश आया तो मैं अपने मामा के साथ दूसरे शहर में था। उन्होंने ना ही बताया कि मॉम और सेजल की डेथ उस धमाके में दीवार से नीचे दबने से हो गई थी। रही सही कसर आगे ने पूरी कर दी। मॉम का कॉल आने के बाद पापा घबराहट में तूफान रफ्तार में कार चलाने लगे। हमारे पास आ रहे थे, मगर बीच रास्ते में ही उनकी गाड़ी किसी के साथ बुरी तरह टकरा गई। पापा को भी काफ़ी चोट लग गई थी, मगर वो बच गए थे। लेकिन उस गाड़ी में जो लेडी वो नहीं बच पाई। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। पापा की लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण जेल हो गई। मेरे मामा को इस बात का भी डर था, अगर कहीं मेरे दादाजी को मेरे बारे में भनक लग गई तो कहीं वो फिर से हमारी फैमिली पर हमला न करवा दे। मेरे मामा छोटे मोटे म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनका एक फ्रेंड कनाडा में सेटल था। उन्होंने उसके हेल्प मांगी और फिर कुछ ही दिनों में उन्होंने मेरे साथ ये देश छोड़ दिया। कनाडा पहुंचने के बाद हमने वहाँ किसी से भी कोई कांटेक्ट नहीं रखा। मामा जी के साथ रहते हुए मुझे म्यूजिक में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा था, मगर तब मैं म्यूजिक को इंटरेस्ट सिर्फ बीते बातों को भुलाने के लिए लिया करता था। पता ही नहीं चला कब ये मेरा फैशन बन गया। वहीं स्कूल में मेरी मुलाकात अभिकरण और राहुल से हुई। हमने साथ मिलकर अपना बैंड बनाया और धीरे धीरे हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई। सब ठीक ठाक चल रहा था, मगर एक दिन इंडिया से हमारे पड़ोसन में रहने वाली एक लेडी कनाडा आई। उन्होंने मामा जी को बताया कि उस रोज के हादसे में सिर्फ मॉम की डेथ हुई थी। सेजल को उस हादसे में बचा लिया गया था, मगर इन मौके पर वो न जाने कहाँ गायब हो गई। मामा जी के शक था कि ये भी जरूर मेरे दादाजी की हरकत रही होगी। वह तो मुझे इंडिया आने ही नहीं देना चाहते थे, मगर मैंने ही जिद पकड़ ली। अब इतने सालों बाद जब मुझे पता चला कि मेरी बहन जिंदा है तो मैं उससे दूर कैसे रह सकता था। मामा जी ने मुझे एक ही शर्त पर यहाँ आने का परमिशन दी कि मैं अपने पापा से मिलने की कोई कोशिश नहीं करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ इंडिया आया। मैंने हर तरह से सेजल को पता लगाने की कोशिश की। आखिर में बस यही जान पाया कि वो भी इसी यूनिवर्सिटी में है, सो उसे खोजने की गरज में से मैं यहाँ एडमिशन ले लिया। दैट्स माई लाइफ। कहते हुए समर ने अपनी बातें ख़त्म की। मैं अब तक सदमे में समर को देख रही थी। इसकी कहानी में मुझे अपनी कहानी से जुड़ी हुई सी लग रही थी।
ये कब की बात है? मैंने उससे पूछा। समर, यही कोई 13 साल पहले की। अब मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। कंफर्म करने के लिए मैंने उससे लड़खड़ाती आवाज में पूछा, वो राजीव सक्सेना कल तुम्हारे साथ? समर चौंकते हुए, तुम जानती हो उन्हें? बहुत अच्छे से, मैंने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। समर ठंडी सांस भरते हुए, वेल वही मेरे पापा है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे गले में मेरी ही सांसें अटक गई हो। मैं बुरी तरह खांसने लगी। समर हड़बड़ाते हुए मुझे पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, आर यू ओके? मैंने एक ही सांस में पूरा गिलास खाली कर दिया। मैं ठीक हूँ, मैंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। मगर उन्होंने तुम्हें पहचाना कैसे? आई मीन इतने सालों में। आई एम श्योर तुम बहुत चेंज हो चुके हो, और तुम्हें भी कहीं इतने सालों में जाना नहीं चाहा। तुम्हारे पापा कहाँ है? मैंने हैरानी से पूछा। समर, नहीं, मैं उस वक्त बहुत छोटा था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरे पापा कौन है और क्या काम करते हैं। मुझे बाद में मामा जी से बस इतना ही बताया कि वो कुछ पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और देखो, सच भी तो है। मैंने सुना था उस एक्सीडेंट के केस को लेकर मीडिया ने बहुत बवाल मचाया था, मगर फिर से पापा को केवल 3 साल की ही सजा हुई थी। हमारी फैमिली के साथ तो जो हुआ सो हुआ, मगर साथ में एक और परिवार बर्बाद हो गया। मुझे सचमुच इस बात का बहुत अफसोस होता है, मगर कभी उस लेडी की फैमिली मुझे मिल गई तो न जाने मैं कैसे उनका सामना करूंगा। मेरा दिल बैठा जा रहा था, आंखों में आंसू आने लगे थे। तो क्या हुआ था उस दिन? शायद पापा ये सब जानते होंगे, तभी उन्होंने सक्सेना अंकल की बात मानकर मेरा रिश्ता अमर सर के साथ तय किया होगा। कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए भी ये डिसीजन लेना। मेरे लिए अब अपने आंसुओं को संभालना मुश्किल हो रहा था, मगर खुद को संभालते हुए मैंने समर के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, इट्स ओके समर, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वो बस हल्के से मुस्कुरा दिया। समर, पापा ने मुझे बताया, वो मुझे कई सालों से खोज रहे थे। इनफैक्ट उस हादसे के बाद से उन्हें वहाँ से मन उलट गया था, तो वो हमेशा इंडिया से बाहर ही रहते थे। जहाँ आने के बाद जब उनको किसी ने बताया कि मैं यहाँ हूँ, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी से न्यू एडमिशन की डिटेल्स निकाली। वहाँ गार्जियन के तौर पर मैंने मामा जी के नाम देखकर उन्हें यहाँ मेरा मौजूदगी का पता चला। कल मैं उनके साथ पुराने वाले घर पर गया था। हमने साथ वक्त बिताया और उन्होंने मुझे सब कुछ बताया, ये भी कि वो जानते हैं सेजल कहाँ है। मैंने हैरान होते हुए पूछा, उन्हें पता है? तो उन्होंने तुम्हें उससे मिलवाया क्यों नहीं? समर मुस्कुराते हुए, इस संडे को उन्होंने हमारे वेलकम के लिए एक पार्टी रखी है। उसी में वो सबके सामने मुझे और सेजल को फिर से अपनाना चाहते हैं। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, तो तुम उनकी फैमिली से अब तक नहीं मिले? समर परेशान होते हुए, नहीं, अब तक तो नहीं मिला, मगर पापा ने बताया मेरे कजन मुझसे और सेजल से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वो बस हम सबको एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहते हैं। वैसे प्रिंसेस, हम यहाँ अपने फर्स्ट डेट पर आए थे और देखो ये क्या बातें लेकर बैठ गए। मगर आज पहली बार किसी से अपने दिल की बातें करके मुझे बहुत सुकून मिला है। कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर दब कर रह गई थी। मैं अपनी चेयर से उठी और जाकर उसे धीरे से गले से लगा लिया। मुझे भी अच्छा लगा कि तुमने मुझसे अपनी फीलिंग शेयर की। उसी बहाने मुझे भी काफ़ी कुछ क्लियर हुआ। मैंने धीरे से कहा, समर मजाकिया लहजे में, वैसे मैंने सुना है खूबसूरत लड़कियों को अपने दुख भरी दास्तान सुनाने से वह उस बेचारे लड़के से प्यार करने लग जाती है। तो क्या अब तुम? मैंने उसे हल्के से एक थप्पड़ लगाते हुए कहा, तुम ना कभी नहीं सुधरोगे समर। समर सेड फेस बनाते हुए, मतलब तुम्हें मुझसे अब तक प्यार नहीं हुआ? अब अब तुम ही बता दो कैसे तुम्हें मुझसे प्यार होगा। मैंने उसके कान खींचते हुए कहा, मैं पहले ही तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तो तुम ये सब ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। समर अचकचाती हुई, रियली? बेस्ट फ्रेंड वाला प्यार। मैंने वापस अपनी जगह पर बैठते हुए कहा। समर ने अपना सिर पीट लिया। अब तक अंधेरा छाने लगा था। खुले आसमान में तारे नजर आ रहे थे, साथ में हल्की ठंडी ठंडी हवा में चलने लगी थी। लाइट जलने के बाद वो गार्डन भी और खूबसूरत लगने लगा। कपल्स के लिए इससे बेहतर जगह नहीं हो सकती थी। मैंने आसपास नज़र दौड़ाई। बहुत से कपल्स वहाँ हाथों में हाथ डाले बैठे थे। आए तो हम भी यहाँ डेट के लिए थे, मगर अब माहौल इतना सीरियस हो चुका था कि मेरा कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा था। समर को भी शायद यह अच्छा नहीं लग रहा था, तभी वो मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था।
समर, पता है जब मैं यहाँ शुरू में आया तो मैंने किसी सेजल समझ लिया था। किसे? मैंने हैरानी से पूछा। समर ठंडी सांस भरते हुए, जाने दो, अब क्या फ़ायदा ये सब बताकर। अरे फिर भी बताओ ना, मैंने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा। समर, पता है जब मैं वहाँ शुरू में यहाँ आया था तो मैंने किसी को सेजल समझ लिया था। कैसे? मैंने हैरानी से पूछा। समर ठंडी सांस भरते हुए, जाने दो, अब क्या फ़ायदा ये सब बताकर। अरे फिर भी बताओ ना, मैंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। समर, तुम्हें क्या? मैं लगभग चीख पड़ी। मगर मैं कैसे सेजल हो सकती हूँ? मेरा नाम अनाया है और मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं है, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। समर सीरियस होकर सैंडविच खाते हुए, तुम्हें कैसे पता? उस दिन पूरा घर उस धमाके में गिर गया था, चारों तरफ आग लगी थी। पॉसिबली तुम्हारी याददाश्त चली गई हो, उसके बाद जो तुम्हें बताया गया हो तुमने सच मान लिया। मैं अब पैनिक होने लगी थी। क्या सच में ये पॉसिबल है? मेरी याददाश्त चली गई है? इससे पहले कि मैं रोना शुरू कर देती, समर ठाका मारकर हंसने लगा। समर हंसते हुए, शक्ल देखो अपनी, बस रोने ही वाली हो। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो एकदम सीरियस हो गई हो। मैं चिढ़ते हुए पास पड़ा चम्मच उठाकर उसके ऊपर फेंका। तो इतनी देर से तुम मुझे उल्टी सीधी कहानियां सुना रहे हो और मैं बेवकूफ़ की तरह सब कुछ पर यकीन किए जा रही हूँ। समर, इस स्टोरी में बिलीव करने जैसा कुछ था क्या? वैसे आज पता चला कि मैं स्टोरी अच्छी क्रिएट कर लेता हूँ, शक्ल भी ठीक ठाक ही है। आई थिंक मुझे अब फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। समर, इतनी कहानी सुनाई तुमने मुझे, सब झूठा था। मैं गुस्से में दांत पीसते हुए उसकी तरफ बढ़ी। समर अपने हाथ खड़े करते हुए, ओके सॉरी, तुम इतनी सीरियस हो गई थी कि मैंने बस थोड़ा सा मजाक कर लिया। वैसे ये तुम्हारी सेजल होने वाली बात मजाक थी, बाकी सब सच था। मैं कैसे मान लूँ? मैंने अभी भी गुस्से में कहा। उसी वक्त वहाँ बैठे एक कपल का एक बड़ा सा कुत्ता टहलता हुआ हमारे पास आया और वहीं टेबल के आसपास न जाने क्या सूंघने लगा। समर ने उस कुत्ते को सिर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ओके, मैं इस कुत्ते की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने तुमसे जो भी कुछ कहा था सब सच था। इतना सुनना था कि उस कुत्ते ने गुर्राना शुरू कर दिया और समर पर झपटा। एक पल को तो मैं घबरा ही गई, मगर जल्दी से उस कपल ने आकर अपने कुत्ते को संभाल लिया और हमें सॉरी बोलते हुए चले गए। दिख गया ना कितना सच बोल रहे हो तुम, मैंने उससे गुस्से में घुरते हुए कहा। समर अपना सिर खुजाते हुए, वैसे मुझे किसी और पर भी शक हुआ था कि वो सेजल हो सकती है। कौन? मैंने इस बार कोई दिलचस्पी भी ना दिखाते हुए पूछा। समर हिचकिचते हुए, साक्षी। क्या? फिर मैं चीखी, और ऐसा क्यों लगा कि तुम्हें वो चुड़ैल तुम्हारी बहन हो सकती है? समर झल हकलाते हुए बोला, वह मुझे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी जब मैंने उसके पीठ पर एक बड़ा सा निशान देखा, जो शायद तब लगा था जब वो हादसा हुआ था। अनाया, आई एम श्योर मैंने उससे के साथ कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की है। वो खुद ही मुझसे चिपकती रहती है, मगर उस मार्क को देखने के बाद मैं उससे बिल्कुल ही दूर हो गया। इनफैक्ट मैंने अभी को उसके आसपास रहने को भी कहा है ताकि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। मैं अब तक मुंह फाड़े उसकी बात सुन रही थी। किसी को तो छोड़ा होता उस चुड़ैल ने, भगवान ना करे वो चुड़ैल से जल निकले। मैंने घड़ी पर नजर डाली, 7:30 बज रहे थे। मैंने उठते हुए कहा, अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी देर हो चुकी है। समर उठते हुए, ओके, मैं बिल पर पे करके आता हूँ। मैं टहलते हुए बाहर तक आ गई। मैं इधर उधर देख रही थी, तब तक समर भी बाहर आ गया। उसे आया देख मैं कार की तरफ बढ़ी, मगर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने हैरानी से पीछे मुड़कर उसे देखा। समर, वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने अपना सिर पीट लिया। समर, पिछले करीब 4 घंटे से मैं तुम्हारी बातें ही सुन रही हूँ, अभी भी कुछ कहना बाकी है? समर अटकते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब, हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। ओके, बोलो, क्या कहना है? मैंने उसके सामने खड़े होते हुए पूछा। पता नहीं वो आज इतना अजीब क्यों बर्ताव कर रहा था। समर मेरा हाथ पकड़ते हुए वही घुटनों के बल बैठ गया और बोलना शुरू किया, अनाया, अब तुम मुझे पहली बार मिली थी तभी मैंने नोटिस किया कि तुम बहुत अलग हो। फिर जैसे जैसे मैं तुमसे जानने लगा मुझे यकीन हो गया तुम सबसे अलग हो। ये सारी लड़कियां मुझ पर इसलिए मरती है क्योंकि मैं उनके लिए एक सेलिब्रिटी हूँ, लेकिन सिर्फ तुम हो जिसे मुझे जाना और दोस्ती की, मेरे नाम या शोहरत से नहीं। तुम्हें मैं अपनी हर बात शेयर कर पाता हूँ बिना किसी डर या फिक्र के। तुम सचमुच मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। आई
आई लव यू अनाया। मैं उसकी ये आखिरी लाइन सुनकर जैसे ही ब्लैक हो गई थी। अगर समर ने यह बात मुझसे पहले ही कही होती तो शायद मारे खुशी के पागल ही हो जाती। मगर तो इतना स्वीट बनता, उस पर भी मुझे प्रपोज करने के लिए इतनी मेहनत की उसने, मगर क्या फ़ायदा इस सब का। मैं तो ऑलरेडी उस जलाद के साथ पूरे 7 जन्म के लिए ही बुक हो चुकी थी। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले एक गजरती हुई आवाज़ आई, हाँ छोड़ो उसका। मैं तुम्हारे घबराहट की उछली गई। ये बिन बादल बिजली कैसे कटकी। मगर अगले ही पल मुझे जवाब भी मिल गया, जब वो 1000 वोल्ट की बिजली सीधा हमारे बीच आ गिरी। अब तो मुझे शक होने लगा था, ये आदमी क्या हर जगह मेरा पीछा करता फिर रहा है। पहले मॉल में, अब यहाँ, और फिर अगले ही पल में वो गवाह बनी वर्ल्ड वार 3 की। समर ने मेरा हाथ तो नहीं छोड़ा, उल्टा अपनी पकड़ मजबूत करते हुए मुझसे अपनी साइड खींच जरूर लिया। उसका इतना कहना ही अमर सर का गुस्सा भड़काने के लिए काफ़ी था। समर गुस्से में अमर सर के सामने आते हुए, आप मेरे टीचर हैं और इस नाते मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप टीचर बनकर ही रहे। अपने स्टूडेंट की लाइफ में इंटरफेयर ना करें तो बेहतर ही होगा। ये मेरा और अनाया का पर्सनल मैटर है और आपको बीच में बोलने की कोई हक नहीं है। मेरा मन अब रोने को हो रहा था। मैं बताना चाहती थी उनको, वो भाई है एक दूसरे के, मगर सामने जो हो रहा था उससे मुझे ऐसा शक लगा था कि डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अमर गुस्से में मुठिया कसते हुए, अनाया जाकर गाड़ी में बैठो। मगर मैं कोई मूवमेंट करती उससे पहले ही समर ने मुझे रोक लिया। समर, आप होते कौन है उसे यहाँ से लेकर जाने वाले? हर बार आप उस पर अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। अनाया यहाँ मेरे साथ आई थी और मेरे साथ ही जाएगी, सो प्लीज यू मे लीव। अमर सर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर हो चुका था। तेजी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने समर को कॉलर से पकड़ लिया। इस रिएक्शन की उम्मीद नहीं, शायद समर को भी नहीं रही होगी। वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। अमर गुस्से में दांत पीसते हुए, बेबी है वो मेरी, तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे उससे अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकती। आइंदा अगर अनाया के हाथ लगाया तो आई श्योर मेरा हाथ अपनी जगह पर नहीं होगा। कहते हुए उन्होंने समर को पीछे की तरफ धकेलते हुए छोड़ दिया। घबराहट के मारे मेरी आंखों में से आंसू आने लगे थे। सर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लगभग घसीटते हुए ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। समर अब तक सदमे में खड़ा उस तरह देख रहा था, शायद अभी अभी जो हुआ उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। गाड़ी स्टार्ट होते ही जैसे वो होश में आया और जोर से चिल्लाया, अनाया। अमर सर को मैंने इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था। हाँ, वो हमेशा मुझ पर चिल्लाते रहते थे। समर के साथ देखकर पहले ही गुस्सा हुए थे, मगर आज बात अलग थी। उनकी आंखों में गुस्से बिल्कुल लाल हो रही थी, चेहरा बिल्कुल सख्त नजर आ रहा था और हाथों के मलमल खींचने के कारण और उभर कर दिख रहे थे, मानो उनके हाथ किसी के गला दबाने के लिए छटपटा रहे हो। मुझे गाड़ी में बिठाने के बाद से उन्होंने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा था, और बिठाया क्या था, उन्होंने लगभग लाकर पटक दिया था गाड़ी के अंदर। मुझे जितना हो सका मैं दरवाजे से चिपक कर बैठी हुई थी, इस इंतजार में कि बस गाड़ी रुके और मैं उनसे दूर भाग सकूं। वैसे ये जलाद बने रहते और आज तो इनका दिमाग अपने ठिकाने पर ही नहीं रह रहा था। पता नहीं कैसे बिहेव करेंगे मेरे साथ। सोच कर वैसे ही मेरा जान जा रही थी। ऊपर से उन्होंने गाला फाड़कर समर के सामने हमारी शादी का ढिंडोरा भी पीट दिया था। ऑफकोर्स मुझे समर पर भरोसा था कि वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेगा, मगर फिर भी मुंह खोलने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए ना। मैंने महसूस किया अचानक से गाड़ी का स्पीड फास्ट होती चली जा रही थी। मेरी डर से हालत खराब होने लगी। जब भी हमारे पास से गाड़ी गुजरती मेरी सांसें रुक जाती थी और डरकर मैं अपनी आंखें बंद कर लेती। बार बार मेरी आंखों के सामने वही एक्सीडेंट घूमने लगता जो मॉम के साथ हुआ था। आधा घंटा होने जा रहा था, मगर ना हो तो वो कुछ बोल रहे थे और ना ही अभी घर पहुंचे ही थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था हम जा कहाँ रहे हैं। सर प्लीज़ गाड़ी थोड़ा धीरे चलाइए, मुझे डर लग रहा है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मगर वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहे थे, बस सामने देखते हुए गुस्से में ड्राइव करते जा रहे थे। अचानक दाईं तरफ से एक तेजी से एक टैंकर आता दिखाई दिया। बाईं तरफ इसमें हमसे कुछ आगे एक दूसरी गाड़ी चल रही थी, मगर जैसे हमारी स्पीड थी डेफिनेटली गाड़ी को उसके आगे से निकलना पॉसिबल नहीं था।
जैसे जैसे टैंकर नजदीक आ रहा था मुझे अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी थी। डर कर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। गाड़ी तेजी से लहराते हुए बाईं ओर मुड़ी गई और थोड़ी दूर जाकर एक झटके के साथ रुक गई। थोड़ी देर तक जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने आंखें खोलकर देखा। सर ने गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी कर दी थी। मेरा दिल अब तक जोरों से धड़क रहा था। अमर गुस्से में स्टीयरिंग अपना हाथ दे मारा और लगभग चिल्लाते हुए पूछा, क्यों करती हो हमेशा ऐसा? तुम जानती हो ना मुझे वो लड़का जरा भी पसंद नहीं है और आज तो हद कर दी उसने। अगर तुम उसे सही सलामत देखना चाहती हो तो अनाया तुम सुन रही हो ना? तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। मगर मुझे उसकी बातें शायद ही सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मेरा मन हो रहा था मैं गाड़ी से बाहर कूदूं, हवा में भाग जाऊं। बिना उसके बातें सुने मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी मगर दरवाज़ा लॉक था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया मगर मेरी हालत देखते ही उनका गुस्सा जैसे हवा हो गया। उसकी जगह वो अब उनके चेहरे पर चिंता और घबराहट नजर आ रही थी। दोनों हाथों में मेरा चेहरा पकड़ते हुए उन्होंने पूछा, तुम ठीक हो ना? मुझसे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको कोई जवाब देने के बजाय मैं जोर जोर से रोने लग गई। सर ने कसकर मुझे गले से लगा लिया। अमर, आई एम सॉरी, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज अब चुप हो जाओ। बहुत देर तक वो ऐसे ही मुझे पकड़कर शांत करने की कोशिश करते रहे। रोते रोते थककर मुझे अब उनकी बाहों में नींद ही आ गई। मुझे पता ही नहीं चला। कहानी अमर के नजरिए से। मुझे अनाया पर गुस्सा जरूर आ रहा था मगर उसे इस हालत में देखकर मैं सचमुच घबरा गया था। उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था और आंखों से बेहतरीन आंसू बह रहे थे। कैसे भूल गया कि मैं उसे गाड़ी में तेज रफ्तार से डर लगता है। मैंने उसे कसकर गले से लगाते हुए जितना हो सके कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब उसने हिलना डुलना बंद कर दिया तो मैंने उसे धीरे से खुद को अलग करके देखा। वो ऐसे ही सो गई थी। कमाल है ये लड़की की, सारी बातों से बेफिक्र होके इतना आराम से सो रही है वो। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वैसे ही होता है, डर हर बार नाराज तो मैं रहता हूँ उससे मगर माफी भी उल्टा मुझे ही हर बार उससे मांगनी पड़ जाती है। क्या पता जागने के बाद यह फिर से रोना शुरू कर दे। वही सोचकर मुझे अनाया को जगाना सही नहीं लगा और मैंने उसे धीरे में गोद उठाया और गाड़ी से बाहर आ गया। हर बार की तरह नींद में ही उसने मेरी शर्ट की कॉलर कसकर पकड़ ली और आराम से मेरे सीने से लगकर ही सो गई। मैंने धीरे से घर का दरवाजा खोला और सीढ़ियों चढ़ते हुए ऊपर बेडरूम में आ गया। अनाया का बेड पर लिटाकर न मैं जाने लगा मगर उसने मेरी कॉलर नहीं छोड़ी तो मैं भी वहीं उसके पास लेट गया। लेटते ही अनाया ने नींद में ही मुझे पकड़कर गले से लगा लिया, ठीक वैसे ही जैसे उस रात यूनिवर्सिटी के क्लिनिक में उसने अपने उस सो कॉल्ड मिस्टर हैंडसम पीलो को लगाया था। सच में इस लड़की को नींद में जरा भी होश नहीं रहता है कि क्या कर रही है। वैसे तो हमेशा इसे मुझसे दूर भागना होता है। आज का दिन वैसे भी बहुत थकाने वाला था। सो लेटते ही मुझे भी नींद आ गई। न जाने कितने घंटों में सुकून से सोता रहा। फिर एक कानफोंडू चीख सुनकर मैं हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। बिल्कुल सही समझे आप लोग। अनाया जाग गई थी और अब उसके साथ ही भुजा लाना भी तय था। मुझे पता ही नहीं चला कब सोते हुए मैंने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया था। सुबह जब उसने हम दोनों को एक साथ एक ही बेड पर ऐसे देखा तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बिना यह सोचे कि वो बिल्कुल मेरे कानों के पास चीख रही थी। अब डेफिनेटली मुझे चेक करना पड़ेगा मेरे कान सही है से काम कर रहे हैं या नहीं। अनाया, स्टॉप इट, क्यों चिल्ला रही हो? मैंने परेशान होकर अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा। अनाया गुस्से में, क्या किया आपने मेरे साथ? और मैं सो क्या गई? आप मेरे साथ मेरे बेड पर आकर सो गए। छोड़ूंगी नहीं आज आपको। वो और जोर जोर से चिल्लाने लगी। जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने उसे बेड पर वापस गिराते हुए उसका मुंह अपने हाथों से दबा दिया और डांटते हुए बोला, चुप हो जाओ अब, वरना। वह छूटने के लिए हाथ पर पटकने लगी मगर मैंने उसे नहीं छोड़ा और आखिरकार उसे जोर से मेरे हाथ पर काट ही लिया। आउच! मैंने अपने हाथ झाड़ते हुए अनाया की तरफ देखा। वो वापस उठकर बैठते हुए मुझे गुस्से में घूर रही थी। अनाया चिल्लाती हुए, मम्मा, पापा, तनु, ऊपर आइए जल्दी। मैंने अब लापरवाही से उसकी तरफ एक नज़र डाली और हल्की सी हंसी हंसते हुए बेड पर आराम से बैठते हुए कहा, रियली
इतनी धीमी आवाज़ उनको सुनाई नहीं देगी, थोड़ा जोर से आवाज़ लगाओ तो शायद कोई आ जाए। अनाया ने मुझे गुस्से में घूरा और इस बार पूरी ताकत से चिल्लाई, मम्मा कहाँ है आप? इस बार फिर से मुझे अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर होना पड़ा। चिल्लाते हुए उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। कमाल की जिद्दी लड़की है सच में। हो गया? मैंने लगभग उसका मजाक उड़ाने की अंदाज में पूछा। इतना तेज चिल्लाने के कारण वो बुरी तरह हाँफ रही थी और खांसी भी होने लगी थी। अनाया रुहासा होते हुए, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? क्योंकि हम घर में बिल्कुल अकेले हैं, मैंने स्माइल करते हुए कहा। अनाया की आंखों में हैरानी फैल गई। घबराकर बिस्तर से उठते हुए वो बोली, क्या? मगर सब लोग कहाँ चले गए? इसलिए सुबह सुबह, इतनी सुबह सुबह? सब लोग कहीं नहीं गए हैं, हम लोग कहीं और आ गए हैं। तुम्हें शायद अभी ठीक से अपना रूम नहीं देखा है। वो हड़बड़ाकर चारों तरफ हैरानी से देखने लगी, फिर चौंकते हुए पूछा, ये कौन सी जगह है? मगर इससे पहले कि मैं कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलता, उसने खुद ही अपना छोटा सा दिमाग यूज करना शुरू कर दिया। अनाया अपनी आंखें गुस्से में सिकुड़ते हुए, वेट अ सेकेंड, आपने मेरा किडनैप किया है ना? अनबिलीवेबल दिस इज। कहाँ से आते हैं इसके दिमाग में ऐसे थॉट्स? मतलब मैं अपनी ही बीबी को किडनैप करूंगा? आई मीन, डू आई रियली नीड टू डू दिस? हाँ ठीक है, किया है मैंने तुम्हारा किडनैप। बोलो अब क्या करोगी? मैंने चिढ़कर उससे देखते हुए कहा। अनाया पिलो उठाकर मेरी तरफ फेंकते हुए, वेल मेरे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश कीजिएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे खुद को प्रोटेक्ट करना अच्छी तरह से आता है। स्कूल में कराटे कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी मिला है मुझे। अगर आपको चोट वोट लग जाए तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे अब उसकी बात सुनकर हंसी आ रही थी। कुछ भी करने से पहले ये जान लो कि तुम हमारे नए घर में हो। कल रात में तुम्हें लेकर सीधा यहीं चला आया था। हैरानी से उसकी आंखें फैल गई। अनाया रुहासा होते हुए, हमारा नया घर? पर इतनी भी क्या जल्दी थी यहाँ आने की? पापा ने तो 1 हफ्ते में शिफ्ट होने को कहा था। मैंने भी 1 हफ्ते बाद ही सोचा था, मगर तुम्हारी हरकतें ऐसी है कि मेरा मन बदल गया और मैं कल ही यहाँ आ गया। अनाया तुनक कर खड़े होते हुए, मेरी हरकतें? मैंने क्या किया है अब? ये भी अब मैं बताऊं? मैंने गुस्से में मुठियां भींचते हुए कहा। अनाया ने भी उसी टोन में जवाब दिया, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा मुझे कि अब मैं कौन सा नया इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं? रियली? कल रात कॉफी क्लब्स में बाहर क्या कर रही थी तुम समर के साथ? अब मैंने गुस्से में उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। अनाया गुस्से में कमर पर हाथ रखते हुए, हाँ तो उसमें मेरी क्या गलती थी? मैंने थोड़े ही कहा था समर से कि वो मुझे प्रपोज करे। अब मैंने बेबसी से उसे देखा, फिर मैंने पास जाकर उसे कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा, अनाया तुम अब भी नहीं समझ रही हो। समर प्यार करता है तुमसे। वो तुम्हें सिर्फ अपना दोस्त नहीं मानता। तुम जितना उसके साथ रहोगी वो उतना ही तुम्हारे तरफ अट्रैक्ट होता जाएगा। तो प्लीज जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करो उससे। अनाया जिद भरी आवाज में, पर वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं कैसे उससे कहूँ कि वो मुझसे दूर रहे? और फिर जब भी आप मुझ पर चिल्लाते हैं, एक वही तो है जो अपनी बातों से मुझे हंसाकर मेरा मूड ठीक करता है। वो सच में बहुत अच्छा है। वेट अ व्हाट? मैं तुम पर कब चिल्लाता हूँ? मैंने कंफ्यूजन से उसे देखा। अनाया मेरी बाह पर एक थप्पड़ मारती हुई, रोज तो चिल्लाते हैं क्लास में, इनफैक्ट आपके अलावा और कोई मुझे नहीं डांटता है। ओके, आगे से मैं आपको क्लास में नहीं डांटूंगा ना हैप्पी। मैंने उसे धीरे से अपने बाहों में घेरों में लेते हुए कहा। वो कुछ पल कंफ्यूजन से मुझे देखती रही। अनाया शक की नज़र से देखती हुई, आप सच कह रहे हैं? बस कुछ दिन में एग्जाम की डेट शीट रिलीज हो जाएगी। बस उसके बाद क्लासेस सस्पेंड हो जाएंगे। तो मैं क्लास लूँगा? तो ना मैं क्लास लूँगा ना आपको क्लास में मेरी डांट सुननी पड़ेगी, मैंने हंसते हुए कहा। अनाया चिढ़ते हुए, रहने दीजिए, आप हमेशा ऐसे ही मुझे डांटते रहेंगे। ऐसे ही मतलब? मैं तो अभी प्यार से बात कर रहा हूँ ना आपसे। कहते हुए मैंने उसे अपने और करीब खींच लिया। अब वो बिल्कुल शांत पड़ गई थी। मैंने उसके बालों को धीरे से पीछे किया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा और वो बुरी तरह चिढ़ कर उछल गई। मैं भी अचानक उसके इस रिएक्शन से हड़बड़ा गया। वो अपनी गर्दन पर हाथ रगड़ते हुए अजीब तरीके से मुझे देख रही थी। व्हाट हैपेंड? मैंने हैरानी से उससे पूछा। अनाया उलझती हुई, आपकी दाढ़ी सुई की तरह चुभती है गले में। सेव भी नहीं की है आपने अभी तक,
बस बहुत हो गया, मैं मत जा रही हूँ अभी रेडी होने। कहते हुए वो दौड़ते हुए वॉशरूम में घुस गए। मैं अभी तक शौक में वही खड़ा उसे जाते हुए देख रहा था। मेरा रोने का मन हो रहा था। अब आप लोग ही बताइए, इस लड़की के साथ कोई रोमांस भी करे तो कैसे? मन मारकर मैं भी रेडी होने चला गया। कहानी अनाया की नज़रें से। सर की गाड़ी यूनिवर्सिटी के पास वाले कॉफ़ी शॉप के सामने रोकते हुए कहा, मैं क्लासेस ख़त्म होने के बाद यहीं पर वेट करूँगा। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हैरी आज जूली को अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रहा है। जूली अकेले जाने से नर्वस हो रही थी, तो उसने मुझसे भी साथ चलने को कहा है। मैं खुद आ जाऊंगी। अमर गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए, ओके, और प्लीज़ इस बार मेरा पीछा मत कीजिएगा। मैंने उनको एक वार्निंग लुक देते हुए कहा। जवाब में उन्हें बस मुझे घूरकर देखा और गाड़ी पार्किंग की तरफ बढ़ा दी। मैं तेज़ी से यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। मैं लॉकर रूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि मगर बीच रास्ते में ही किसी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींच लिया। मैंने अचकचाते हुए देखा, सामने समर खड़ा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात सोया नहीं है। वो बहुत ज़्यादा परेशान भी लग रहा था। समर रिक्वेस्ट करते हुए, अनाया मुझे बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या बात है? समर झुंझलाते हुए, मुझे बस सच जानना है। जिस बात का डर था अब वही हो रहा था। स्टाफ रूम का रास्ता हलवे से होकर जाता है। मैंने पीछे नजर मारी, अमर सर इसी तरफ आ रहे थे। अब एक बार फिर उनके चेहरे पर बिल्कुल वही वाला भाव था जो कल शाम मुझे दिखाई दिए थे। मेरी घबराहट बढ़ने लगी थी। कहीं यहाँ यूनिवर्सिटी में कोई तमाशा न खड़ा हो जाए। अगर इन दोनों में से किसी ने के मुंह से भी गुस्से में कुछ भी निकल गया तो मेरी पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। समर मेरा हाथ छोड़ो, मैंने घबराहट से सर की तरफ देखते हुए कहा, मगर समर ने भी उनको इधर आते देख लिया था। उसने गुस्से में अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, मैं नहीं डरता उनसे, और आज बिना पूरी बात जाने मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। आखिर क्यों ये आदमी तुम्हारी जिंदगी में इतनी दखल अंदाजी करता है? क्या उसने कल जो कुछ भी कहा था वो सच था? बताओ मुझे। अमर सर अब बिल्कुल करीब आ चुके थे। घबराहट से मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। न जाने आज यहाँ कौन सा धमाका होने वाला था। सोच कर यही मेरी जान जा रही थी। मगर इससे पहले कि मैं वही धमाका होता, सिमरन वहां आ गई। सर के कदम वहीं रुक गए। समर के पकड़ भी मेरी हाथ से ढीली पड़ गई। सिमरन एक नज़र अमर सर की तरफ देखा और अपनी नज़र फेरते हुए समर से बोली, समर मुझे कुछ नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट मंगवाने हैं। प्रिंसिपल सर ने मुझे तुमसे हेल्प लेने को कहा, अगर तुम फ्री हो तो। समर अमर की तरफ गुस्से में देखते हुए, श्योर। फिर वो मेरी तरफ मुड़ता और हुआ बोला, हमारी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। उन दोनों को जाते ही सर मेरी तरफ बढ़े। इससे पहले कि उनका प्रवचन शुरू हो, मैं वहाँ से तेजी से लॉकर रूम की तरफ दौड़ गई। पीछे से मुझे उनको चिल्लाने की आवाज़ें, मिस पारेख, आई नीड टू टॉक टू यू। मगर मैंने उनको पूरी तरह इग्नोर कर दिया। लॉकर रूम में पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली। वहाँ साक्षी भी खड़ी अपने लॉकर से कुछ सामान निकाल रही थी। मैंने उसे देखा और मुझे समर की बात याद आ गई। क्या सच में ये समर की बहन हो सकती है? मैं हर एंगल से उसका मुआयना करने लगी। मेरा मन ही नहीं मान रहा था वो समर की बहन हो सकती है। मेरी नज़र उसकी पीठ पर गई। उसने रेड कलर की स्लीवलेस ड्रेस पहन रखी थी जिसमें पीछे की तरफ एक जीप लगी हुई थी। न जाने क्या सोचकर मैं उसके पास गई और उसकी जीप नीचे कर दी। साक्षी बुरी तरह हड़बड़ा गई। साक्षी चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रही हो थी? मुझे कोई जवाब नहीं सूझा। वो मैं देख रही थी तुम्हें जीप ठीक से लगाई है या नहीं। मैंने उसे जबरदस्ती दांत दिखाते हुए कहा। साक्षी हैरानी से, व्हाट नॉनसेंस, यू नो व्हाट, तुम्हारा और तुम्हारी वो फ्रेंड का दोनों का दिमाग खराब हो गया है। उस दिन न जाने यहाँ क्या कर रही थी और अब आज मेरे साथ। गौर, प्लीज दूर रहो मुझसे। साक्षी भुनभुनाते हुए वापस अपनी जीप लगाने लगी और फिर तेजी से लॉकर रूम की तरफ बाहर भाग गई। लो, ये तो कुछ और समझ ली। वैसे मुझे जो देखना था वो मैं देख चुका था। वाकई उसकी पीठ पर एक बड़ा सा निशान था। अब शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। क्लासेस खत्म होने के बाद मेरी मुझे और जूली को पिक करने आ गया। जूली गाड़ी में बैठी मेरा वेट कर रही थी। उसने वही पिंक ड्रेस पहन रखी थी जो हमने कल उसके लिए खरीदी थी।
उसने आज हल्का सा मेकअप भी किया था और बहुत खूबसूरत लग रही